ऑन। चलो देखो, आज अपने को बेसिकली करना है अपना जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको। तो उसमें अपने को स्टार्ट करना है पहले अबाउट सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आई गेस ये वाला पार्ट आप लोग ऑलमोस्ट अपना स्कूल लाइफ ग्रामर पोर्शन में कर चुके होंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ सम वेरी इजी डिस्कशंस। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? What is parts of speech? कितने क्या होता है बोलो? First nouns, then verbs, then pronouns, prepositions, adjectives, adverbs. Correct. So you know what are the parts of speech. ठीक है? So let's get a bit of more clarity upon our parts of speech. What is a noun? या नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल रहे हैं. What is a noun? Noun is basically, we can say anything that is describing a word, like a name. ठीक है, a place, a name of a place, name of a thing. That is what is noun. When it is describing a thing, becomes a noun. ठीक है, नाउन को डिफाइन जो करता है, सॉरी, चीज को जो डिफाइन करता है वो हो जाता है नाउन. ठीक है, तो नाउन कितने तरीके का होता है? There are a lot of types of nouns if we see, but if we concentrate upon the main type of nouns, first we have something called as proper nouns. मतलब name, nothing but name. ठीक है, here I want to ask you, when I am saying that mangoes जो होता है, मैंगो का अलग अलग ब्रीड्स आता है, राइट? इफ आई एम सेइंग अल्फांसो मैंगो, वो प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? व्हेन आई एम सेइंग ओनली मैंगो, तो वो क्या हो जाता है? श्योर, क्लियर? व्हाई दैट डिफरेंस? स्पेसिफाई करके उसको नाम दे दिया गया है. henceforward it will become a proper noun. But when I'm keeping a generic term, like just keeping it as apple, mango, banana, orange, anything that is common which cannot be defined separately becomes your common noun. ठीक है, तो दो तरह का नाउन अभी तक देख लिए, क्या क्या? प्रॉपर एंड कॉमन नाउन. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वेरी कॉमन जो नाउन हम लोग यूज करते हैं इज व्हाट इज नोन एज अ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन जानते हैं क्या होता है? व्हेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स टुगेदर, सो वी नेम इट एज अ स्पेसिफिक थिंग, उसको बोलते हैं आपका कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब कलेक्टिव बहुत सारे बर्ड्स है, उनको क्या नाम दे रहे हैं? फ्लॉक. ठीक है, बंडल ऑफ स्टिक्स, मतलब बहुत सारे स्टिक्स है एक साथ में, उसको क्या बोल दे रहे हैं? बंडल. ठीक है, सो इट इज बेसिकली जो थिंग है उसको ज्यादा डिफाइन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, दैट इज आपका कलेक्टिव नाउन. ठीक है, नाउ हियर आई वांट टू से वन मोर थिंग, आस्क वन मोर थिंग. व्हेन आई एम सेइंग a group of stars, a group of stars, can you count the number of stars? Or if I make it more specific, when I'm saying a galaxy of stars, so can you count the number of stars in it? No ना. Whereas अगर कोई बच्चे को कोई मैथ्स का प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसमें जब हम लोग लिख दे रहे हैं a pair of stars, तो क्या उसमें काउंट किया जा सक रहा है? So when I'm saying a galaxy of stars and a pair of stars, दोनों ही तो एक न्यूमेरिक क्वांटिटी में डिफाइन कर रहा है ना स्टार्स को. देन व्हाई आर यू सेइंग कि उसमें काउंट नहीं कर सकते, इसमें काउंट कर सकते? तो आर यू सेइंग
कि both galaxy and pair will come under the word of what were we discussing? Collective noun. Will they come under the same head, collective noun? Why? Because collective noun is for the quantity of uncountable objects. Count नहीं कर सकते. तो जिसको काउंट कर सकते हैं उसको heard about abstract nouns? ठीक है. So technically here the concept of abstract nouns also come in, because you cannot count anything, it is intangible and it is not countable, hence we put that into abstract as well and in the category of countable and uncountable. Clear हुआ? So when we are saying collective noun is somewhere a noun which we agree that we cannot count but is not something which is indefinite. मतलब कि ऐसा नहीं कि उसका कोई अंत नहीं है. क्लियर? समझ आया? तो क्या क्या नाउन्स किया अभी तक? एक प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन. काउंटेबल अनकाउंटेबल वो उसी में आ जाएगा. एंड द नेक्स्ट विच वी मोस्ट मेक यूज ऑफ इज अ प्रोनाउन. व्हाट इज अ प्रोनाउन? तुम दो अलग अलग आंसर दे रहे हो. नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो कौन हो जाता है? A word which is used instead of a noun becomes a pronoun. For example, clear? तो जब आप pronoun use करते हो, so can you make use of a pronoun in the beginning of a sentence? Not in the beginning of a paragraph or a beginning of a topic, but you can use this in between and you can obviously use it at the starting of a sentence. For example, when we are writing a paragraph about a specific person, autobiographies पढ़ा है ना? ठीक है? So, do they keep on repeating their names again and again and again and again? No. They replace it after a certain time with a second person or a third person. Right? So that is where we are making use of a pronoun. Clear हुआ? समझ में? बहुत लोग क्या करते हैं ना, they confuse themselves with pronouns and articles. Correct. Certain sentences like the apples fell down from the tree. Here, can you tell me what is the noun? What is the pronoun? Tell me. The apples fell down from the tree. What are articles? आर्टिकल्स कौन क्या होता है वो बताओ. ए एंड द. ठीक है. तो डू नॉट कंफ्यूज कि जस्ट बिकॉज एप्पल्स के पहले द आ रहा है, आर्टिकल्स आर नॉट जस्ट ए एंड इट इंक्लूड्स द एज वेल. ठीक है. बहुत लोग देखना सेंटेंस के पहले उनको लगता है कि नाउन के पहले जो भी वर्ड आ रहा है उसको प्रोनाउन लिख दो. देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू सी दैट द नाउन के पहले एक प्रोनाउन आ रहा है. होता है ना सेंटेंसेस, नाउन के पहले प्रोनाउन आ रहा है. प्रोनाउंस भी आते हैं, नाउन्स एंड प्रोनाउंस टुगेदर. जैसे लेट मी थिंक ऑफ अ सेंटेंस दैट इन दैट केस. her sister, his sister. करेक्ट. रिलेशनल जैसे जो चीज हो गया, his sister. ठीक है. तो here you are getting his as a noun as well. Here you are getting sister as a noun as well. लेकिन सबसे ज्यादा एम्फेसिस इसके ऊपर हो रहा है. सबसे ज्यादा भारी कौन है यहाँ पे, his या sister?
सिस्टर, तो सिस्टर क्या बन गया मेरा नाउन, हिज क्या बन जाएगा मेरा प्रोनाउन। क्लियर हुआ, समझ आया? तो ये तो हो गया नाउन, कि नाउन हम लोग बेसिकली एक चीज रहता है, एक थिंग, एक प्लेस, एक पर्सन, कोई भी, उस चीज को जब हम डिफाइन कर रहे हैं वो हो जाता है मेरा नाउन। नाउन का अलग अलग प्रकार हम लोग देख लिए। आफ्टर नाउन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ सेंटेंस और इन द फिगर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? वर्ब। वर्ब क्या होता है? Any doing thing is described as a verb. Running, sleeping, eating, jogging, any activity that is carried out is called verb. ठीक है? एंड जब उसको एक्शन कैरी आउट हो रहा है, वो एक्शन कैरी आउट हो रहा है, ये नहीं कि बस वो एक्शन को बोल दिया गया। अब देखना वर्ब में हमेशा आएगा थिंग्स लाइक स्लीपिंग, रनिंग, मीन्स इट इज हैपनिंग, ही रन्स। ठीक है, तो इट इज हैपनिंग और विल हैपन, इट इज एन एक्शन विच हैज टू बी, एक डूइंग थिंग है वो। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या क्या होता है? अलग अलग तरीके का वर्ब्स भी होता होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीके का वर्ब क्या होता है? टू कैटेगरीज वेयर यू हैव फाइनाइट वर्ब्स एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स लाइक द वर्ड डिस्क्राइब्स, मतलब कि वो काम को आप मेजर कर सकते हैं एंड वो काम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग लूनर एक्लिप्स, हियर व्हाट वर्ड इज अ वर्ब? Which word is a verb? Eclipse is a verb because it is an action that is happening. Will that action take place for a long period of time or will it just end after a certain period? That becomes a finite verb. What is an infinite verb? Which cannot be measured in any defined term. वो हो जाता है आपका infinite verb. Example दीजिए। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक चीज, अर्थ हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ रोटेशंस इन द ईयर। तो वो रोटेशन जो है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? ए रोटेशन बोल रहा है, रेवोल्यूशन नहीं बोल रहा है, रोटेशन बोल रहा है। भूल गया रोटेशन रेवोल्यूशन। एक साल में तो फाइनाइट है ना वो 365। यू आर मेजरिंग इट, कैन यू मेजर रेवोल्यूशंस? वेरी क्लेवर। दिन में एक होता है ना। दिन में एक रोटेशन जब नाप सकते हो तो रेवोल्यूशन में तो एक साल में। अच्छा हाँ, साल में 365 होगा ना। रोटेशन विल बी डे टू नाइट एंड रेवोल्यूशन विल बी जनवरी टू दिसंबर। करेक्ट, कंफ्यूज कर देती है। ठीक है, हाँ तुम ही तो कंफ्यूज की मेरे को। ठीक है, तो वो नहीं, कुछ और अच्छा एग्जांपल दो। कैसे नहीं होगा, कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा? अच्छा, यू सेड रिवॉल्विंग अराउंड, तुम सेंटेंस क्या बोले? when he say earth is revolving around the sun, then it is infinite. But when if the sentence is changed as the earth revolves around the sun in 1 year, then that revolving will become finite. जैसे बोला he is going to school, तो going एक verb है, but school जैसे मान लीजिए अभी जा रहा है, बड़ा होकर कभी कॉलेज जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, तो finite हुआ या infinite? फिर से बोलिए। He is going to school.
फाइनाइट है, वो स्कूल कभी ना कभी पहुंचेगा ना। गोज टू स्कूल भी फाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज स्कूल का एक टाइम पीरियड है, एक डिफाइंड पीरियड है ना गोज टू स्कूल। यू कैन नॉट बी लाइफ टाइम गोज टू स्कूल। ये बोली अगर he goes हाँ, he goes to bed, ही goes to bed, when he is going to bed, so isn't there a specific period of time for which he will go to bed? There will be a certain amount of घंटा ना for which he is going to bed. And the thing is कि when you are defining something जिसको आप कोई ना कोई क्वांटिटी में मेजर कर पाओ, वो हो जाएगा फाइनाइट। जैसे अभी आप क्या बोले, ही गोज टू बेड, सो ही गोज टू बेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ आवर्स, राइट? क्या हुआ, बोलो। English is a funny language, whatever, but then why are you laughing? वो सोच रहे हैं कि कभी ना कभी वो हमेशा के लिए ब्रेक। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? ठीक है, सो दोज आर वर्ब्स। वर्ब के साथ एक और चीज अटैच रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? आस्ते एक 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 करके। अ वर्ड डिस्क्राइबिंग, a word which is describing a verb will become an adverb. तो ये जो एडवर्ब है, जरूरी है क्या कि वर्ब के पहले आएगा या वर्ब के बाद आएगा? He was running for 100 kilometers. Who's the verb? Who's the adverb? 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस बोल रहा है, इट डिस्क्राइबिंग व्हाट? द रनिंग। तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो तुमने सेंटेंस नहीं सुना, फिर से। ही वॉज रनिंग फॉर 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर्स, तो जो 100 किलोमीटर्स है वो किसके लिए बोल रहा है? रनिंग के लिए बोल रहा है ना। ठीक है, यहाँ क्या उसमें लिख रहा है कि वो अच्छा दौड़ रहा था, खराब दौड़ रहा था, फास्ट दौड़ रहा था, स्लो दौड़ रहा था? वो कुछ दे रहा है? वो डिस्क्राइब तो नहीं कर रहा है ना। वो क्या कर रहा है, उसका और डिफाइन कर रहा है उसको, तो वो एडवर्ब हो जाएगा। जब आप वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं तब वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? बोलिए। एडजेक्टिव एंड और क्या था? एडवर्ब। दोनों में कंफ्यूज मत होना। क्लियर? नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो एनीथिंग विच इज डिस्क्राइबिंग द नाउन विल बिकम एडजेक्टिव। एनीथिंग विच इज डिस्क्राइबिंग द वर्ब विल बिकम एडवर्ब। ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का? एडजेक्टिव का थोड़ा मेरे को बताओ एग्जाम्पल्स। थैंक यू। तो व्हेन आई एम सेइंग द मून इज शाइनिंग, तो यहाँ पे नाउन कौन है? वर्ब कौन है? इज वर्ब हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब है। वो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। हम तुमसे वर्ब पूछा।
क्लियर? द मून इज शाइनिंग ब्राइट, ब्राइट एक एडजेक्टिव होगा. वो बेचारा कंफ्यूज हो रहा है, तुम लोग उसको कंफ्यूज मत करो. हाँ, ब्राइटली नहीं बोला मैंने, ब्राइट बोला. ब्राइट, ब्राइट क्या हो गया मेरा? नाउन के लिए बोल रहा है, मून के लिए बोल रहा है ना, उसका एक्शन के लिए बोल रहा है. तो मून मेरा क्या था? वेर इफ आई, अगर मैं ये बोलती कि मून इज शाइनिंग ब्राइटली, तब क्या होता है कि वो ब्राइटली किसके लिए हो रहा है, किस एक्शन के लिए हो रहा है? शाइनिंग के लिए. क्लियर? समझ आया? बोलिए. तो क्या क्या डिस्कस कर लिया आपने? ठीक. नेक्स्ट लेट्स कम डाउन टू समथिंग जिसको बोलते हैं फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. ठीक है? फ्रेज क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ऑब्वियसली, बट इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो खुद के अंदर कोई मीनिंग नहीं निकालेगा. अगर उसको आप उठा के अलग से लिख दो तो उसका कोई मीनिंग नहीं आएगा. ठीक है? ऑन द टेबल, कोई मतलब है उसका? अगर हम तुमको खाली 3 वर्ड बोल रहे हैं ऑन द टेबल, कोई मतलब निकल रहा है उससे? कोई भी चीज का मतलब, कोई एक्शन, कोई नाउन, कोई डूइंग थिंग, कुछ भी निकल रहा है उससे मतलब? वेल आई एम सेइंग द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तब क्या हुआ? उस पर्टिकुलर फ्रेज को एक मीनिंग मिल गया, उस पर्टिकुलर फ्रेज का एक ऑब्जेक्टिव आ गया. करेक्ट? So phrases are basically a group of words who themselves have no meaning to themselves. ठीक है? तो phrases के बाद क्या आता है? Clauses. Clauses कौन होते हैं? Group of words who have a meaning. Clear? When you have these clauses and phrases added together, what do they make? Sentence. Clear हुआ? अब phrases देखिए कितने तरीके का होता है. पहला होता है prepositional phrase. फ्रेज मतलब कि उसमें एक preposition ऐड किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ऑन द टेबल, तो ये क्या हो गया? prepositional, क्योंकि इसमें preposition यूज हो रहा है क्या? ऑन. क्लियर? दैट बिकम्स अ prepositional phrase. नेक्स्ट इज अ नाउन फ्रेज. ऑब्वियसली मतलब जहां पे एक नाउन है. फॉर एग्जाम्पल द बीच, मतलब कुछ हुआ, लेकिन इसमें नाउन कौन है? बीच. ठीक है? क्लियर हो? नेक्स्ट वर्ब, सेम चीज, जहां पे एक वर्ब है विच हैज नो मीनिंग टू इटसेल्फ ऑन इट्स ओन. ठीक है? सिटिंग, आइडली सिटिंग, कुछ मतलब निकल रहा है इसका, दैट बिकम्स अ वर्ब फ्रेज. ठीक है? नेक्स्ट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज. इसमें तो is eating a chocolate, इसमें आपका chocolate noun, eating आपका ये वर्ब है. हो गया. कहाँ से उठाया ये? इज ईटिंग अ, eating a chocolate is it will become a verb phrase because we see जो पहले आ रहा है. पहले क्या आया? ईटिंग, वर्ब हो गया, तो इट बिकम्स अ वर्ब फ्रेज. वी सी हु इज कमिंग फर्स्ट. ठीक है?
उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो जानते ही हो, उसके साथ जो फ्रेज आ जाएगा उसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, स्लो रनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्लॉजेस के ऊपर। क्लॉजेस क्या थे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हु आर हैविंग अ मीनिंग टू देमसेल्व्स। तो व्हेन वी आर डूइंग अ क्लॉज, तो क्लॉज में दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन? ठीक है, तो मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको बोलेंगे? जिसका खुद का एक मीनिंग है, उसको अलग किसी के सहारे का दरकार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो यहां पे ये जो क्लॉज है ऑफ चेन ऑफ गोल्ड, ठीक है, चेन ऑफ गोल्ड इटसेल्फ एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, उसको किसी का दरकार नहीं है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन यू कम टू अ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक या एक ऐसा चीज जिसको एक और थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए हेल्प चाहिएगा। ही हैज अ चेन, देखिए कैसे जो दिया हुआ है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, अगर हम सिर्फ मेड ऑफ गोल्ड लिखते एज अ क्लॉज तो उसका कोई मतलब निकलता? तो उसमें क्या कर दिया, ही हैज अ चेन कर दिया, तो उससे क्या होगा, उस गोल्ड को भी, गोल्ड का भी डिफिनेशन हो गया एंड चेन का भी एक डिफिनेशन हो गया। मेड ऑफ गोल्ड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट इसको हम लोग एक फ्रेज भी तो बोल सकते हैं, मेड ऑफ गोल्ड, इसका भी कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और दूसरा मैम जैसे पहला वाला था हियर है चेन ऑफ गोल्ड, ये हम लोग का इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट एक ये सेंटेंस भी तो बनना है, आपने क्लॉज और फ्रेज को दोनों जोड़े सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ना, वे अपने आप में भी एक सेंटेंस बन सकता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं उनको अगर आप एक साथ लिखोगे, सो इट कैन टर्न आउट टू बी अ सेंटेंस इन इट सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, डज इफ इट इज डिफाइनिंग कि उसका क्लॉज जो है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है, तो वो अपने आप को एक सेंटेंस बना लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे शायद लिखा हुआ भी होगा, हाँ ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट कैन स्टैंड बाई इट सेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, बाकी क्लॉज का ये सब करने का दरकार नहीं है, सीधा अब आ जाओ आप सेंटेंसेस के ऊपर। सेंटेंसेस के ऊपर आओ। ठीक है, पेज नंबर 2.6 देखिए क्या लिखा हुआ है, द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट तो जानते ही ये क्या होता है, वर्ब भी जानते ही ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक नाउन होता है, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए एक्शन लिया जाता है। करेक्ट, जिसके लिए एक्शन लिया जा रहा है उसको बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई मेड लंच फॉर चैरन्या। ठीक है, सो व्हेन आई एम सेइंग, तो यहां पे मेरा एक्शन क्या है, वर्ब। मेड, मेरा नाउन कौन है? मेरा नाउन कौन है? मेड व्हाट? लंच बिकम्स माय नाउन। जिसके लिए बना रहा है वो क्या है? माय डॉटर, माय चैरन्या, शी इज माय ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट जो चीज रहता है will always take a place of a noun or an object depending upon the situation.
फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड हैव सेड दैट चैरन्या मेड लंच फॉर मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चैरन्या विल automatically now become the noun. Who is the object over here then? Me will become the object because वो लंच बनाने का एक्शन किसके लिए हो रहा है? मी के लिए. Understood? You need to read the sentence and understand it कि उसका कौन सा पार्ट के लिए एक्शन लिया जा रहा है. I am feeding the crows. When I'm saying I am feeding the crows, so इस सेंटेंस में मेरा वर्ब कौन सा है? फीडिंग. मेरा नाउन कौन है? I, and crow becomes my object. Crows are fed by me. तब क्या होगा? Crows are fed by me. Crows are fed by me. पहला क्या सेंटेंस था? I am feeding the crows. तो यहाँ पे I was the subject, मतलब noun, right? तो feeding मेरा क्या था? verb. crow मेरा object बन गया था. crows are fed by me, तो यहाँ पे मेरा noun कौन बन जाएगा? मैं ही रहूंगी. crow will still be the object, irrespective कि वो लास्ट में आए या फर्स्ट में आए. बहुत लोग क्या करते हैं कि हाँ वो लास्ट में आएगा तो उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं. ठीक है, पीपल फॉलो दिस सिंपल रूल कि जस्ट बिकॉज यूजुअल बोलने में ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है तो लास्ट में आने वाला चीज ही ऑब्जेक्ट है. लेकिन ऐसे नहीं होता. आपको सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्शन किसके लिए लिया जा रहा है, उसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट. क्लियर हुआ? चलिए बाकी तो नेक्स्ट अब वर्ब्स कर लिए ना, फाइनाइट नॉन फाइनाइट. हाँ नहीं. ऑक्सिलरी मॉडल ये सब हटाओ, ये सब हटाओ. कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं चाहिए. आप सीधा सेंटेंसेस पे आ गए. बता दे रहे. आप पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे आओ. ठीक है, सेंटेंस तो आप लोग जानते ही है क्या होता है. जो डेली में हम लोग अपना कम्युनिकेशन को कैरी आउट करने के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं. अब सेंटेंस 4 अलग अलग प्रकार का होता है. क्या क्या? पहला होता है डेक्लेरेटिव, सेकंड इज इंपेरेटिव, देन इज इंटेरोगेटिव एंड नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी. तो इनमें से सबसे इजी तो हमको लगता है आपको इंटेरोगेटिव समझ में आ ही गया होगा. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इंटेरोगेशन मतलब किसी से कुछ पूछना. उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो ये तो क्लियर. तो अब मेरे को बताओ डेक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? कुछ बता रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन बता रहे हो, वो हो जाता है डेक्लेरेटिव. ठीक है, इट इज सनी टुडे क्या हो गया? स्टेटमेंट तो मेरे को भी मालूम है भाई. डेक्लेरेटिव जहां पे मैं बस बता रहा हूं दैट इट इज सनी टुडे. ठीक है, समझ में आया? इट इज डेक्लेरेटिव. नेक्स्ट इंपेरेटिव क्या होता है? फिर किसी को आप कुछ बोल रहे हो करने के लिए, वो हो जाता है इंपेरेटिव. प्लीज स्टडी, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज टॉक टू मी, गेट लॉस्ट. ठीक है, कमांड. समझ रहे हो? तो एनीथिंग दैट वी आर इंस्ट्रक्टिंग समवन बिकम्स एन इंपेरेटिव सेंटेंस. डेक्लेरेटिव क्या हुआ? इंफॉर्मेशन देना. इंपेरेटिव क्या हुआ? किसी को ऑर्डर देना. नेक्स्ट होता है इंटेरोगेटिव, बता ही दिए. उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी मतलब जहां पे आप अपना फीलिंग्स को बता रहे हैं वो हो जाता है आपका एक्सक्लेमेटरी. फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट हर्ट. आई एम सेइंग कि मेरे को जोर से लग गया. ठीक है,
आप नोटिस करना कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग इंटेरोगेटिव तो उसमें आपका क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। सिमिलरली जब आप एक्सक्लेमेटरी लगा रहे हो तो एक्सक्लेमेटरी में देखना हमेशा एक एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होगा, नॉट हमेशा, मोस्टली एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होगा। ठीक है, बाकी दोनों में से फुल स्टॉप। एक सेंटेंस दिया हुआ है पूरे रिमूव द मैच, हाँ। लास्ट में फुल स्टॉप है, बीच में एक्सक्लेमेटरी। हाँ तो बीच में भी दे सकता है, हुर्रो के बाद दिया ना, अपना फीलिंग को दिया, अपना फीलिंग को एक्सक्लेम कर दिया, उसके बाद में ही इज कैरिंग आउट द सेंटेंस। ये वाला मैं एक सेंटेंस में बहुत बार ओ माय गॉड वैलिडिटी था, इसमें क्वेश्चन भी तो पूछ रहे सेकंड पार्ट, बट देन उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? मतलब ये जो दोनों ये एक्सक्लेमेटरी। See, whenever you are doing grammar, especially English grammar, you always follow the rule of who comes first. Who comes first? Clear? जैसे अभी सामने का एक एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे ना, क्या चीज का एग्जाम्पल लेके बोले थे? वर्ब और एडजेक्टिव वाला मैं आपको बताए थे ना, जो पहले आ रहा है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर पहले का डिफिनेशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ, then we consider it to be the major holding portion of the sentence. ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मतलब करेक्ट, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या क्या, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, सिंपल सेंटेंस सिंपल रहता है, क्या? देखिए, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, इट हैज जस्ट वन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो हमको मालूम है क्या है, सब्जेक्ट मतलब नाउन हो गया, उसमें एक वर्ब रहेगा और क्या रहेगा, एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट माने नाउन और वर्ब के बीच में क्या आएगा, नाउन और वर्ब के बीच में जो ब्रिज होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, जो हमारे सेंटेंस को, नाउन और वर्ब को ज्वाइन करके एक लॉजिकल मीनिंग देगा, वो हो जाएगा मेरा प्रेडिकेट। या सिंपली अगर हम लोग बोलें सब्जेक्ट प्रेडिकेट, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, सब्जेक्ट के बाद जो भी चीज आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के अंदर क्या वर्ब आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला देखो, इन ग्रेट एंगर द मैन शाउटेड एंड येल्ड एट हिज लेजी सन। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? हाँ, मैन ना, ग्रेट एंगर कैसे हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, मैन हो जाएगा ना, है ना। यहाँ पे एक्शन क्या है, येल्ड, शाउटेड एंड येल्ड। ठीक है, एंड मेरा प्रेडिकेट कौन हो जाएगा, एट हिज लेजी सन। ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बोला, शाउट एंड येल्ड है ना, तो वो दोनों एक साथ में आ गया ना, दे होल्ड अ इम्पोर्टेंट टुगेदर। सब्जेक्ट तो नहीं है ना, सब्जेक्ट तो वैसे भी शाउट तो है नहीं, तो मैंने तो प्रेडिकेट के बारे में कुछ पूछा ही नहीं अभी तक, आप उस पर क्यों कूद रहे हो? मैंने तो अभी सिर्फ ये बोला कि मैन कौन है, प्रेडिकेट बोले कि हम ऑब्जेक्ट बोले? अच्छा सर, आई एम नॉट इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड टुडे। एट हिज लेजी सन जो है विल बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, 3 पार्ट क्लियर हो गया, वर्ब, नाउन, ऑब्जेक्ट। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है, और उसके बाद का शाउटेड एंड येल्ड एट हिज लेजी सन क्या हो जाएगा मेरा, प्रेडिकेट। बोलिए।
ये सिंपल सेंटेंसेस का इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मेन क्लॉज। और ये जो आप अभी ये वाला जो सेंटेंस एग्जांपल वाला बोल रहे हो, इसमें तो ये एक से ज्यादा क्लॉज है। कैसे? मेन क्लॉज कौन सा है ये इसमें? ग्रेट एंगल आपका फ्रेज नहीं होता, ये फ्रेज तो इन ग्रेट एंगर फ्रेज हो गया, लेकिन वो कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज तो है नहीं। इन ग्रेट एंगर से कोई मतलब निकल रहा है? ये सिंगल मेन क्लॉज है। It consists of a single main clause. It expresses a single complete thought that can stand on its own. पूरा भी पढ़िए। तो जब आप बोल रहे हैं सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, बट इसमें लास्ट में एट देयर इज सम ऑब्जेक्ट भी तो कंसिस्ट हो गया। हाँ, तो at his lazy son ना, तो वो आप, object है। हाँ तो वो ऑब्जेक्ट है। वो तो प्रेडिकेट के हिसाब से बोल रहा है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के हिसाब से बोल रहा है। They are just listen to me, I am understanding where you're following. आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट वर्ड नहीं दिया तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्ट हटा दो, उसको प्रेडिकेट बोल दो। आप अभी देखो, हम लोग सेंटेंस का पार्ट कर रहे हैं। जब हम लोग ऊपर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का बात कर रहे थे, वो वर्ड्स के ऊपर था, ठीक है। यहाँ सेंटेंस के ऊपर कर रहे हैं। तो जब आप सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो उसको हम लोग प्रेडिकेट के नाम से बुलाते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब आइए कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर। कंपाउंड सेंटेंस क्या हुआ? जहां पे दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, डज नॉट हैव एन डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि उसके पास दो से ज्यादा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो उसको डिपेंडेंट क्लॉज का दरकार नहीं है, ठीक है। जो कनेक्ट किया जाता है क्या चीज से? एक कंजंक्शन, कॉमा, सेमीकोलन या एक कोलन के साथ। क्लियर? देखिए, द रॉबर ट्राइड टू एस्केप बट द पुलिस कॉट हिम। अगर हम यहाँ पे बट को हटा दें, फुल स्टॉप लगा दें, तो क्या दोनों अलग अलग एक मीनिंग होल्ड कर रहा है? द रॉबर ट्राइड टू एस्केप, फुल स्टॉप, मतलब रॉबर भागने का कोशिश किया। द पुलिस कॉट हिम, अलग से एक सेंटेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया। दो मेन क्लॉज है जिनको जोड़ा किससे गया है? जोड़ा किससे गया है? कंजंक्शन। कौन है? बट। क्लियर? दो मेन क्लॉज जिसको एक साथ जोड़ा जाए विद अ कंजंक्शन, सेमीकोलन और अ कोलन, उसको या कॉमा, उसको बोलते हैं आपका कंपाउंड सेंटेंस। I ate an apple and it was sweet. I ate an apple and it was sweet. मेरा यहाँ पे कंजंक्शन कौन है? How was it? How was it? It was मैंने नाउन के फिर वही बात। मैंने एक बार भी बोला कि प्रोनाउन को नाउन के सामने आना पड़ेगा। एनी वर्ड विच इज यूज्ड either to define the noun, describe the noun, define the noun, and is used in place of a noun is a pronoun. Or is used in place of a noun is a pronoun. उसको noun के जगह भी यूज कर सकते हैं। तो it was sweet is also a complete sentence in itself. जब तुमसे कोई पूछता है हाउ वाज द एक्सपीरियंस, तो तुम क्या बोलते? इट वाज नाइस,
Do you say that yes, the entire movie show experience was nice? तुम इट बोल रहे हो ना, इट तो तुम्हारा उस मूवी एक्सपीरियंस के जगह ही, उस नाउन के जगह ही तुम लगा रहे हो ना। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मेरा कंजंक्शन कौन था? एंड। क्लियर? अब आइए आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? देखिए, हैज वन मेन क्लॉज and one or more dependent clause are also called subordinate clause। मतलब dependent clause को subordinate clause भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक मेन क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को मिला के क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय रैन अवे व्हेन ही सॉ द लायन। यहां पे मेन क्लॉज कौन है? द बॉय रैन अवे। अब वो अकेले में एक तो सेंटेंस तो बन ही रहा है ना, वो अकेले में एक मीनिंग होल्ड कर रहा है ना कि द बॉय रैन अवे, लेकिन ही सॉ द लायन उसको और ज्यादा बता रहा है कि वो उसको करने के बाद भागा। क्लियर? एंड दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है? व्हेन। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस, जहां पे आप एक कंजंक्शन, कॉमा या और क्या यूज हो रहा था? सेमीकोलन या कोलन के साथ में आप ज्वाइन कर रहे हो तो वो बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है? He saw the lion in the main. He saw the lion. ही Saw the lion. सेम लाइक आई सेड, जहां पे आप देख रहे हो कि दो आपको लग रहा है मेन क्लॉजेज है, तो आपका सबसे पहले जो आ रहा है आप उसको मेन ले लोगे एंड उसको बाद का आप। अब ना यहाँ पे क्या होता है ना, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बिटवीन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि कंपाउंड में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा एंड उनको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ भी तो आप जो एग्जाम्पल देख रहे हो, ही सॉ द लायन इज इन सेल्फ ऑल्सो अ सेंटेंस, तो क्या हम उसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते ना, लेकिन यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में एक तो ये क्या आ रहा है? व्हेन। एक कंजंक्शन आ रहा है, तो टेक्निकली अगर हम लोग देखा जाए तो दिस सेंटेंस विल बी अ कंपाउंड सेंटेंस, लेकिन हम इसको आपका इसमें डालेंगे कॉम्प्लेक्स में। क्यों? क्योंकि द बॉय रैन अवे एंड व्हेन ही सॉ द लायन, यहाँ पे उसने लायन को देख के भागा, माने उसका एक्शन को और ज्यादा डिफाइन कर रहा है कि वो क्यों भाग रहा है। ये वाला कंपाउंड में भी तो यही रॉबर्ट ट्राइड टू एस्केप बट द पुलिस स्पॉट, वो तो भागने का कोशिश कर रहा है। कौन सा? फर्स्ट वाला सेंटेंस ना, द रॉबर ट्राइड टू एस्केप एंड ही सक्सीडेड, एंड ही सक्सीडेड। तो जब हम अगर बोल रहे हैं रॉबर्ट ट्राइड टू एस्केप, होल्ड द मीनिंग, होल्ड द मीनिंग और नॉट? ही सक्सीडेड, होल्ड द मीनिंग और नॉट? दोनों को ज्वाइन करके हम क्या कर रहे हैं? एक ज्यादा अच्छा मीनिंग दे रहे हैं। करेक्ट। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है ना, ही इज नॉट ट्राइंग टू गिव इट अ अच्छा मीनिंग, ही इज जस्ट ट्राइंग टू डिस्क्राइब कर रहा है उसको, उसके एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। यहां उसके एक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा था, यहां उसके एक्शन का एक अंतिम चीज बता रहा था, उसके एक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, उसके एक्शन का आउटकम बता रहा है। क्लियर हुआ? तो वो हो जाता है आपका कंपाउंड। इंडिया वॉज प्लेइंग अ मैच अगेंस्ट इंग्लैंड एंड दे वन। तो इंडिया इज प्लेइंग अ मैच विथ इंग्लैंड, तो एक हो गया।
एंड दे वन भी एक हो गया। तो वो क्या कर रहा है, दे वन इज बेसिकली एक्टिंग एज अ डिस्क्रिप्शन और टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड करा रहा है ना आपको, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ आया अब? नेक्स्ट आता है जो आप बोल रहे थे, इसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस मतलब बहुत कॉमनली यूज्ड जो हम लोग का सेंटेंसेस होता है, उसमें क्या होता है, विथ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्लस 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस इज कॉल्ड अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। फोन बजाना किसी का, इज नोन एज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, जहां पे एक से ज्यादा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक से ज्यादा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही स्माइल्ड ब्राइटली एंड लाफ्ड डिलाइटेडली व्हेन ही सॉ हिज न्यू बाइसिकल। यहाँ पे मेरा डिपेंडेंट क्लॉज कौन कौन है, व्हेन, हाँ, ही सॉ हिज न्यू बाइसिकल मेरा डिपेंडेंट हो गया, और इंडिपेंडेंट कौन था, स्माइल ब्राइटली एंड लाफ डिलाइटेडली। क्लियर? तो दोनों को मिला के यू आर गेटिंग अ सेंटेंस विच इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट है। एक है, आप एक से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ, क्लॉज है तो एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट। इंड क्या बोले, हाँ, ये इसको टेक्निकली इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं डालना चाहिए था, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डालना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें याद ही दिया, तो लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल जहां पे यू हैव 1 2 3 3 थिंग्स आर देयर। ऑल्दो आई लाइक टू वॉच मूवीज, आई हैवंट बीन एबल टू सी एनी लेटली एंड देयर हैवंट बीन एनी इंटरेस्टिंग वंस रिसेंटली। तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन है यहाँ पे, ऑल ऑल्दो आई लाइक टू वॉच मूवीज मेरा इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट क्लॉज है। बाकी इज इंडिपेंडेंट, आई हैवंट बीन एबल टू वॉच एनी लेटली, देयर हैवंट बीन एनी इंटरेस्टिंग वंस रिसेंटली। ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। समझ में आया? खैर चलो, इसका हम लोग को कुछ आता नहीं है, इट वॉज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लाइक ही आस्क्ड कि इसमें हम लोग को क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसको दो चीज बोल सकता है, या तो बोलेगा आप उसको एक्टिव पैसिव में चेंज करो, जैसे एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में, या बोल देगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करो, कि डायरेक्ट सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट करो, इनडायरेक्ट सेंटेंस है उसको डायरेक्ट करो। क्लियर? नाउन प्रोनाउन अंडरलाइन करो, एडजेक्टिव बताओ, ये सारा चीज नहीं आता है। क्लियर? These are the two categories of questions that can come. तो सीधा लेट्स, टेंसेस तो आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एंड उसके बाद उनका हर एक का कंटिन्यूअस होता है, सिंपल। ठीक है, समझ गया? इसमें इतना इन डिटेल इन लोग को लेके जाने का है नहीं अपने को, सीधा आ जाओ आप एक्टिव पैसिव के ऊपर। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर। एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जहां पे कोई एक्शन जो हो रहा है वो करेंटली हो रहा है।
इज परफॉर्मिंग द एक्शन, मतलब वो करेंटली उस जो भी वर्ब दिया गया है वो वर्ब करेंटली उस एक्शन में है, उसको बोल रहे हैं एक्टिव वॉइस. सो कांट वी प्रेफरेबली से कि ये प्रेजेंट सिचुएशन जो होता है, यानी जब प्रेजेंट टेंस में जो चीजें होती हैं उनको आप एक्टिव वॉइस में डालोगे. ही इज रनिंग, क्या हो गया, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस? ही वॉज रनिंग. In the year 1994, he ran for the marathon. पैसिव हो गया मैराथन और मैराथन क्या करेंगे तब पैसिव. समझ में आ गया ना? तो एक्टिव वॉइस इज जहां पे द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, दैट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. देखिए, it is preferably to use the active voice whenever possible for clarity, conciseness and for conveying the message more effectively. Rohit wrote a story on the wall. उसने क्या किया, उसने एक स्टोरी लिखा. ठीक है, वो हो रहा है, स्टोरी उसने लिखा, एक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया. अगर हम ये लिखेंगे कि द स्टोरी विल बी रिटन बाय रोहित, तो क्या होगा, वो एक्टिव में आएगा ना पैसिव में? वो पैसिव में आएगा क्योंकि वो अभी तक हुआ नहीं है, वो होने वाला है. ना वो हो रहा है ना हो गया है, वो होने वाला है. क्लियर? नेक्स्ट आइए पैसिव के ऊपर. A verb is said to be in passive voice when its form shows the subject that is acted on by the verb, which means the subject is the receiver of the action. ये बहुत उल्टा करके लिखा हुआ है. अगर हम लोग बस ये देखेंगे कि जो वर्ब है और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आते हैं, माने जो प्रेडिकेट है उसको पहले कर देंगे, जो सब्जेक्ट है मेरा उसको बाद में करेंगे, तो दैट बिकम्स योर पैसिव वॉइस. क्या एक्टिव वॉइस में आपका जैसे मैं बोलता हूं दी मोनो या मतलब आप यही सेंटेंस ले लो, रोहित रोट और स्टोरी ऑन द वॉल, तो रोहित आपका सब्जेक्ट हो गया, हाँ ऑल ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ एक्टिव वॉइस हो गया. हाँ जब उल्टा हो जाते हैं ना, मतलब रोहित आपका नाउन है, रोहित अगर उल्टा होके इसमें चले जा रहे हैं ना ऑब्जेक्ट में, तो वो पैसिव. हाँ हाँ, जैसे अगर इसी को आपको मेरे को पैसिव वॉइस में बोलना है तो कैसे बोलोगे? स्टोरी वाज रिटन ऑन द वॉल बाय रोहित. ऐसे नहीं लिख सकते. लिख सकते हैं. हाँ, लेकिन उसको और भी तरीके से तो लिख सकते ही हैं. हाँ, बुक में क्या लिखा हुआ था? अ स्टोरी वॉज. ठीक है, तो इसको क्या आई कांट राइट कि अ स्टोरी है ना, सॉरी. हाँ ठीक है ठीक है. अगर द होता यहाँ पे, मतलब रोट द स्टोरी होता, तो वो नहीं हो सकता था कि द स्टोरी ऑन द वॉल वॉज रिटन बाय रोहित, वैसे भी हो सकता था. ठीक है, अल्टीमेटली आपको ऑब्जेक्ट जो है यानी जो प्रेडिकेट है उसको सामने लाना है, एंड बाकी का जो सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस था उसको पीछे लेकर आना. क्लियर हुआ? I know this is a bit boring, but then can't help it. चलिए एग्जाम्पल देखिए. A story was written on the wall by रोहित. ठीक है, ये उसने बता ही दिया. अब इसका रूल्स देख लीजिए क्या क्या होता है करने का. चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में देखिए क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, बीच में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट. यही रूल को फॉलो करके आपको अपना सेंटेंस को चेंज करना है इन द फॉर्म. ठीक है, यही रूल को आप फॉलो करके चेंज करोगे. तो ये करने के बाद जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हो, उसके बाद आपको वर्ब का फॉर्म को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना.
वर्ब का फॉर्म को भी तो आप चेंज करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम किक्ड द बॉल, राम किक्ड द बॉल, फिर हमको बॉल को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो द बॉल, राम लास्ट में आ गया तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज किक्ड। वी आर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब पहले क्या था, वर्ब वॉज इन इट्स सिंपल पास्ट टेंस, वॉज किक्ड क्या हो जाएगा मेरा, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। कंटिन्यूअस कैसे पास्ट, सिंपल पास्ट तो ऊपर है ना, किक्ड। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, तो वॉज किक्ड क्या होगा फिर, कंटिन्यूअस तो हो नहीं सकता है, तो फिर किक्ड क्या होगा। जैसे देखिए जैसे आप इज यूज करते हैं तो सिंपल रहता है, वो सिंपल ही रहेगा। मैं मॉड्यूल में गलत करता हूँ। आगे का एग्जाम्पल देखो तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, वॉज बीइंग किक्ड होता तो वो कंटिन्यूअस हो जाता। वो उन लोग का बात छोड़ दो, वो उन लोग का बात छोड़ दो। एक्टिव वॉइस में क्या है, सीता इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक, ठीक है, तो डॉग को मेरे को इधर लाना है, सीता को मेरे को उधर लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा, द डॉग और सीता फॉर अ वॉक, द डॉग तो आ गया एंड सीता उधर चला गया, फिर द डॉग और जो एक्शन है बीच में रह गया, इज बीइंग टेकन। इज बीइंग टेकन मतलब वर्ब का कौन सा टेंस में है, ये पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस मैंने कौन सा पास्ट टेंस में, इज बीइंग, सॉरी पास्ट नहीं है, इज बीइंग मतलब इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि मैंने वो अभी वॉक पे गई है और वो अभी तक वॉक पे ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊपर वाला में देखें, यहाँ पे अगर इज टेकिंग है तो इज टेकिंग क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। नॉर्मल सिंपल, सबको छोड़ो 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 छोड़ो, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आता ही होगा आप लोग को, आता है कि नहीं आता है, डायरेक्ट सेंटेंस कैसे लिखते हैं, मैंने बोला कॉमा तुम यहां से बाहर जाओ, इन, हाँ डायरेक्ट हुआ तो, श्याम सेड कॉमा गेट आउट ऑफ द रूम, क्या हुआ, किसने बोला, श्याम ने, इन्वर्टेड कॉमास में क्या बोला, गेट आउट ऑफ द रूम, क्लियर, डायरेक्ट। गेट आउट ऑफ द रूम सेड राम, क्या हो जाएगा, वो एक्सप्लेन करते हैं शाम जी ने बोला सॉरी तो श्याम सेड कॉमा गेट आउट ऑफ द रूम, इसको अगर हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, श्याम सेड दैट गेट आउट ऑफ द रूम। आस्ट भी लगा सकते हो, श्याम आस्ट, हाँ तो टोल्ड बोल, तुम आस्ट क्यों बोल दो रही हो, आस्ट क्यों बोल रही हो, वो किसी से पूछ थोड़ी रहा है कि मैं रूम से निकालूं उसको या नहीं,
नहीं 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 नहीं, क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर को बोलिए मैम आपका क्या चलो पेज नंबर 2.33 पे आओ, 2.33 पे आओ। उसका थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला सेक्शन। हाँ, write the following, change the following sentence into indirect speech. He says Kashmir is the heaven on earth. he said that Kashmir is The shopkeeper says prices are shooting up alarmingly. That the prices are shooting up alarmingly. R. Antony said, सॉरी बीच में छूट गया, वर क्यों होगा? अच्छा हाँ, ऊपर में भी तो चेंज कर रहे हैं। ही सेड दैट कश्मीर, सुनो सुनो, ही सेड दैट कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ, जो है वॉज द हेवन ऑन अर्थ। नहीं, उसको क्यों वॉज क्यों करेंगे, वो तो इजी रहेगा। पगली है क्या, क्या बोल रही है? हाय तौबा, कश्मीर क्या उड़ गया है क्या, मैप से बाहर चला गया है? नहीं, हाँ हाँ, सेकंड में चेंज हो जाएगा। she said exclamating mark Ram is leaving. तो फिर she said that Ram was leaving. एक सेकंड में मान गया। सेंटेंस देखो देखो सुनो, तो भाई तो मुझे leaving ही अपने में लड़ना छोड़ोगे तो हम बोल दें, अपने में लड़ना छोड़ोगे तो हम बोल दें। इनडायरेक्ट डायरेक्ट में कहाँ पे ये रूल दिया हुआ है कि आपको उसको वॉज करना पड़ेगा, पास्ट टेंस करना होगा? अरे वो इसमें दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? जरा देखे तो। इसमें 2.26 में दिया तो है। क्या दिया? yesterday, that day, हाँ। Simple present changes to simple past. Present continuous changes to past continuous. आंसर गलत दिया फिर बुक में। 2.29 हाँ जी, 2.29 में टेबल he said I can drive or he said he could drive. आंसर गलत दिया उसने। क्योंकि वो, हाँ, बिकॉज दैट प्लेस इज स्टिल एग्जिस्टिंग एंड इट विल नॉट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्या थे अपने? हाँ, शी सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ, शी सेड दैट नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। एंटनी सेड मार्टिन हैज गॉन होम, had gone home. She said I shall be taking a test. She said that she said I shall be taking a test. तो क्या हो जाएगा? She said
she would be taking a test. यहाँ पे क्या उसने कोई क्वेश्चन मार्क लगा के दिया है कि क्या मैं टेस्ट ले भी सकती हूँ नहीं भी ले सकती हूँ. उसने बोला है कि मैं लूंगी, राइट. सो द शैल विल चेंज इनटू वुड. तुम क्या बोल रहे थे? शुड में क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि वो ले भी सकती है नहीं भी ले सकती है. लेकिन यहाँ पे तो उसने कंफर्म बोला है दैट शी विल, तो द शैल विल चेंज इनटू वुड. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, द मैन सेड इज योर फादर एट होम. आस्क्ड if father was at home. If his father was at home. Is my father, हाँ. Is your father at home ना? तो your मतलब तुमसे पूछ रहा है, तो तुम जब किसी को बोलोगे तो तुम क्या माई तो बोलोगे ना. The clerk asked his manager, shall I email this letter again, sir? The asked his manager. The clerk asked his manager, shall I email this letter again, sir? यहाँ पे क्या एक्शन का कंफर्मेशन है, तो वुड तो नहीं लगेगा. क्या लगेगा? शुड. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द क्लर्क आस्क्ड हिज मैनेजर, शुड ही ईमेल द लेटर अगेन. दैट शुड ही कर सकते हो, शुड ही भी कर सकते हो, लेकिन इफ नहीं लगेगा. इफ नहीं लगेगा. क्लियर हुआ? तुम डबल क्वेश्चन क्यों डाल दे रही हो? तो मैं तो वैसे भी इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगी. The clerk asked his manager, should he email email the letter again. फुल स्टॉप. हम तो वैसे भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे. इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है तो इनडायरेक्ट में कभी कोई और कोई पंक्चुएशन यूज नहीं होता एक्सेप्ट फॉर फुल स्टॉप, राइट. तो दिस विल बी द सेंटेंस, द क्लर्क आस्क्ड his manager, should he email the letter again. ठीक है. Next, she said, will you tell me what it means, David? Asked David, will he tell her what it means? ठीक है. Next, she said to me, how have you done this sum? She asked me how did done this sum. She asked me how I had done this sum. The policeman said to the stranger, who are you? Policeman asked the stranger, who is he? ठीक है. कौन? हु आर यू को तुम पास्ट में कैसे चेंज करेंगे? हु वॉज ही. आर के जगह वॉज लग रहा है ना, आर के जगह वॉज लग रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस चला गया. यू को तुम पास्ट कुछ कर सकते हो, हु का कोई पास्ट कर सकते हो, तो खाली आर का ही तो पास्ट हो जाएगा ना. यहाँ पे आर का वॉज हो जाएगा. हु वॉज ही.
The policeman asked the stranger who was he. क्या? इफ नहीं लगेगा यहाँ पे. चलो 5th वाला करें. Rewrite the following sentences in active voice. मैं बोल लूं. The captain of the Indian cricket team was cheered by the crowd. The crowd cheered the captain of the Indian cricket team. ठीक है. His painting has been praised by the critics. The critics praised his paintings. The house is being purchased by the farmer. The horse, sorry. The farmer purchased the horse. The new tax reform will be implemented from July. Be implemented. Food from roadside vendors should not be eaten. ना. Food from roadside vendors should not be eaten. यहाँ पे verb कौन सा पार्ट है? Should not be eaten. वो पूरा verb है. Subject कौन है? Food. Roadside vendor कौन है? Object को क्या करना है? Subject बनाना है. तो और food कहाँ जाएगा? So क्या आ जाएगा? Roadside vendors food should not be eaten. Roadside vendors food should not be eaten. बोल. समझ गया ना? आगे तो आप लोग कर लेगा. आई थिंक दिस इज इजी पीजी. ठीक है. Apart from this, is there anything that is left to be done? I guess not. All the writing part has been done. ठीक है. All précis, summaries, note making done. This done. Communication chapter done. ठीक है. Now the thing as to how to revise during the exam. ठीक है. आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे. राइटिंग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आराम रहेगा आगे एग्जाम में लिखने में. ठीक है. एनी अदर